जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शौर्य क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक होएगा संविधान एक जीवित दस्तावेज। ये चैप्टर 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आज हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान एक जीवित है, अर्थात वो जीवित क्यों कहलाया जाता है। तो बिना किसी देरी के अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पता होना चाहिए कि संविधान किसे कहा जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, संविधान एक लिखित तथा जीवित दस्तावेज है जिसकी सहायता से शासन को चलाया जाता है, जिसमें सरकार के विभिन्न अंग, उनके कार्य, उनकी शक्तियों का उल्लेख है, जिसमें यह भी उल्लेख है कि सरकार किस प्रकार से जनता की इच्छाएं और उनकी अभिव्यक्तियों की पूर्ति करती है। तो अब हम चलते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ बताई गई है कि भारतीय संविधान एक जीवित है, तो वो किस प्रकार से जीवित है, हम क्यों भारतीय संविधान को जीवित कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि संविधान का अर्थ क्या होता है। संविधान, भारतीय संविधान के बारे में अगर हमें जानना है तो सबसे पहले हमें संविधान का अर्थ पता होना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया है, संविधान एक लिखित तथा जीवित दस्तावेज होता है जिसकी सहायता से शासन को चलाया जाता है, जिसमें सरकार के विभिन्न अंग, उनके कार्य, उनकी शक्तियों का उल्लेख किया जाता है, जिसमें यह भी बताया जाता है कि सरकार किस प्रकार से जनता की इच्छाएं और उनकी अभिव्यक्तियों की पूर्ति करती हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, संविधान एक जीवित दस्तावेज है। क्यों? अब हम बात करते हैं। संविधान समाज की इच्छाएं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होता है। यह एक लिखित दस्तावेज है जिसे समाज के प्रतिनिधि तैयार करते हैं। संविधान का अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को हुआ और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसके पीछे जो एक स्टोरी थी वो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि भारतीय संविधान की पहली जो बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। जी हाँ, उसके बाद संविधान की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 26 नवंबर 1949 को हुई थी। भारतीय संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनके तैयार हो गया था। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान को बनाया गया, उस टाइम संविधान सभा में 299 सदस्य थे, जिसमें से 284 सदस्य उस दिन उपस्थित थे। उन 284 सदस्यों ने ही 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के ऊपर अपने हस्ताक्षर किए हैं। तो अब हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान जीवित क्यों है, हम इसे जीवित क्यों कहते हैं। संविधान में जीवितता इसलिए है क्योंकि यह परिवर्तनशील है। हम भारतीय संविधान को जीवित इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक परिवर्तनशील है, समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन किया जाता है। साथ ही सेकंड पॉइंट है, यह स्थायी या गतिहीन नहीं है। इसमें यह बताया गया है कि भारतीय संविधान स्थायी तथा गतिहीन नहीं है। इसका वही अर्थ है कि भारतीय संविधान एक परिवर्तनशील संविधान है और ये गति भी है इस संविधान में, क्योंकि समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन होता रहता है। थर्ड पॉइंट है, समय की आवश्यकता के अनुसार इसके प्रावधानों को संशोधित किया जाता है। इसमें यही पॉइंट, इन चारों पॉइंटों में सिर्फ एक ही बात को घुमा फिरा के बताया गया है कि भारतीय संविधान एक जीवित है। वो जीवित इसलिए है क्योंकि समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन किया जाता है। इसमें जो परिवर्तन होता है वो संशोधन के माध्यम से होता है, अर्थात वो संशोधन संसद के द्वारा किया जाता है। समय के साथ साथ संसद के द्वारा संविधान में कुछ संशोधन किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। इसी को संविधान में परिवर्तन या संविधान में संशोधन कहा जाता है। इसी के साथ फोर्थ पॉइंट है, संशोधन के पीछे राजनीतिक सोच प्रमुख नहीं बल्कि समय की ज़रूरत है। यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे जैसे, भाई सिंपल सी बात है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। उस टाइम की जो कंडीशन थी, आज 2022 है, क्या आज भी वही कंडीशन है जो उस समय थी? बिल्कुल नहीं। समय के साथ साथ भारत के लोगों की आवश्यकताओं में परिवर्तन आया है, भारत के लोगों के हित में परिवर्तन आया है, भारत की राजनीतिक में परिवर्तन आया है। हम कह सकते हैं कि समय के परिवर्तन के साथ साथ लोगों की इच्छाएं और उनकी वांट्स में भी परिवर्तन आता है। इसीलिए सरकार को लोगों के हित के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। अब यहाँ बताया गया है कि संविधान में संशोधन किस प्रकार से। संविधान में संशोधन केवल संसद के माध्यम से ही किया जाता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका था कि संशोधन की प्रक्रिया केवल
संसद से ही शुरू की जाती है। भारतीय संविधान में जो भी संशोधन होगा वो संसद से ही होगा। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान में जो संशोधन होता है वो संसद के माध्यम से होता है, लेकिन संसद में कौन कौन होता है, संसद किन चीज़ों से मिलकर बनती है? संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों ही चीज़ों से संसद का निर्माण होता है। सेकंड पॉइंट है संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में। यहाँ पे ये बताया गया है कि भारतीय संविधान में जो संशोधन किया जाएगा वो आर्टिकल 368 के तहत किया जाएगा। उसी 368 आर्टिकल में यह बताया गया है कि भारतीय संविधान में जो संशोधन होगा वो 3 प्रकार से होगा: सामान्य संशोधन, विशेष संशोधन और विशेष प्लस आधे राज्यों की विधायिका की अनुमति। ये चीज़ मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा कि इसमें क्या बताया गया है। अगला पॉइंट है संशोधन का अर्थ यह नहीं कि संविधान के मूल संरचना परिवर्तन हो। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि संशोधन का अर्थ ये कतई नहीं है कि भारतीय संविधान में जो संशोधन किया जा रहा है संसद के द्वारा वो पूरे मूल संरचना से परिवर्तित कर दे। नहीं, संविधान में जो संशोधन होगा वो केवल और केवल जो मूल संरचना है उसको छोड़ के सब चीज़ में परिवर्तन किया जा सकता है। अब मूल संरचना आप पूछोगे क्या होती है? आपने एनसीईआरटी की बुक में देखा होगा कि उसके आगे 4-5 पेजों में ही एक पेज होता है जिस पे लिखा होता है संविधान की प्रस्तावना, द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो भारतीय संविधान क्या मूल संरचना है, उसके से संसद छेड़खानी नहीं कर सकता और सभी चीज़ में संसद परिवर्तन कर सकता है। अगला पॉइंट है संशोधन के मामले में भारतीय संविधान लचीलेपन व कठोरता का मिश्रण है। यहाँ पे ये बताया गया है कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे नियम हैं कि आवश्यकता पड़ने पे भारतीय संविधान में संशोधन काफ़ी आसानी से हो जाता है, जो कि अनुच्छेद 368 में बताया गया है, जिसको सामान्य संशोधन के नाम से जाना जाता है। और जब आवश्यकता होती है तो संशोधन करना इतना मुश्किल हो जाता है, जो कि आर्टिकल 368 के सामान्य प्लस विशेष में बताया गया है। संविधान में अब तक 100 से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं। और संशोधन क्यों किए जा चुके हैं? क्योंकि समय के साथ साथ लोगों की आवश्यकताओं के कारण, समाज की आवश्यकताओं के कारण लोगों की भलाई के लिए संशोधन की आवश्यकता होती है। लोगों की भलाई के लिए संसद के सदस्य संविधान में संशोधन करते हैं, इसीलिए अब तक 100 से ज़्यादा संशोधन किए जा चुके हैं। इसी के साथ साथ अगला पॉइंट है संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए भेजने का अधिकार नहीं है। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जब संविधान में संशोधन किया जाता है तो राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए भेजने का अधिकार इसमें कतई नहीं है। इसके बाद आपके सामने एक टेबल है जिसमें ये बताया गया है कि संविधान में संशोधन किस प्रकार से किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है संशोधन करने का तरीका। मैं यहाँ आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान में जो संशोधन करने का अनुच्छेद है वो आर्टिकल 368 में है, जिसमें 3 प्रकार से संशोधन की विधियाँ का उल्लेख किया गया है। पहले संसद में सामान्य बहुमत के आधार पे, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपकी क्लास में मान लो 40 बच्चे हैं टोटल, तो 40 बच्चे में से अगर किसी को मॉनिटर बनाता है तो सामान्य अगर मतलब हाथ खड़े करके मैम पूछती है कि मॉनिटर किससे बनाया जाए, तो अगर किसी भी एक बच्चे के पास 21 वोट आ जाते हैं तो वो सामान्य माना जाएगा कि भाई हाँ आधी क्लास उसको मॉनिटर बनाना चाहती है। तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे संसद में सामान्य बहुमत के आधार पे इसमें ये बोला गया है कि संसद में जितनी सीटें होती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि लोकसभा में अलग सीटें होती है, राज्यसभा में अलग सीटें होती हैं। लोकसभा में जो सीटें होती हैं वो 543 होती है और राज्यसभा में जो सीटें होती है वो 550 होती हैं। जी हाँ, अब इस पर 550 होती है। अब हम बात करते हैं संसद के सामान्य बहुमत के आधार पे। अगर 543 में से संसद के जब सत्र हो रहा है उसमें से आधे सदस्य अगर किसी प्रस्ताव पे हस्ताक्षर कर देते हैं या वो सहमत हो जाते हैं तो वो सामान्य संशोधन कहा जाएगा। लेकिन ये जो सामान्य संशोधन होगा ये सिर्फ 5 चीज़ों के अंतर्गत ही सीमित होएगा। जैसे वो 5 चीज़ें क्या है? अगर किसी नए राज्य का निर्माण करना हो तो वो सामान्य संशोधन के आधार पे होगा, या फिर राज्यों की सीमा व नाम में परिवर्तन करना हो तो भी वो सामान्य संशोधन के आधार पे होगा, या राज्यों में उस सदन विधान परिषद की समाप्ति करनी हो तो भी वो सामान्य संशोधन के आधार पे होगा, या नागरिकों के प्रति व
संपत्ति के जो भी संबंध में कानून है उसमें कोई संशोधन करना, वो भी सामान्य बहुमत के आधार पर होगा। या सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार को बढ़ाना हो, वो भी सामान्य बहुमत के आधार पर होगा। ये कुछ 5 चीज़ें ऐसी है कि इन पे अगर जितने भी टोटल उस समय संसद में एमपी बैठे हुए हैं, अगर 50% से एक ज़्यादा भी अगर वोट आ जाता है तो वो सामान्य बहुमत संशोधन आधार पारित हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर संविधान में संशोधन का प्रस्ताव। अब दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 में से अगर किसी को मॉनिटर बनाना है तो एक मॉनिटर के पास कम से कम 66% वोट होनी चाहिए। अब 40 बच्चों का 66% अगर हम बात करते हैं तो कम से कम 25 से 27 बच्चों के आसपास वो उस मॉनिटर के पास 25 से 27 बच्चों के आसपास उसका होना चाहिए कि भाई वोट उन 27 बच्चों की वोट उसी मॉनिटर के पास है, तभी वो मॉनिटर बन पाएगा। इसका एग्जाम्पल हम इसी प्रकार से समझ सकते हैं। अगर हमें संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के आधार पर संविधान में संशोधन करना है तो कम से कम हमें 66% वोट की आवश्यकता होगी। संसद के जब 66% वोट किसी एक चीज़ से सहमत होएंगे तभी संविधान में संशोधन किया जाएगा। अगला पॉइंट है विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के समर्थन द्वारा संशोधन। यहाँ पे जैसे थर्ड एग्जाम्पल से मैं ये समझाता हूँ कि क्लास का मॉनिटर वही बच्चा बन पाएगा जिसके पास क्लास के 66% वोट हो, प्लस अगर उसके 6 अगर सब्जेक्ट है तो 3 सब्जेक्ट के टीचर्स भी उसको मॉनिटर के लिए अप्रोच करें। शायद अब आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि इसमें ये बताया गया है कि कम से कम 66% वोट तो होने चाहिए संसद में, वो लोकसभा में अलग 66 और राज्यसभा में अलग 66% वोट होने चाहिए। इसके साथ साथ जैसे सपोज करते हैं कि भारत में 28 स्टेट हैं तो 28 स्टेट का आधा होता है 14 स्टेट, तो कम से कम 14 राज्यों की समर्थन भी उस प्रावधान पे होना चाहिए, तभी वो विशेष बहुमत और आधे राज्यों के समर्थन के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाएगा। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको संविधान में संशोधन की प्रक्रिया काफ़ी आसानी से समझ में आ गई होगी। अब अगला पॉइंट है संविधान में इतने संशोधन क्यों किए गए। भाई संविधान में इतने संशोधन इसलिए किए गए हैं, जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल बताता हूँ। जब आप छोटे थे, जब आप अपने फैमिली से पॉकेट मनी लेते थे, जैसे 5 रुपये या फिर 10 रुपये आप कोई भी चीज़ लेके आते थे, तो उस टाइम अभी भी अगर आपको वो भी 5 रुपये या 10 रुपये दे दिए जाए तो क्या अभी भी आप वही चीज़ें लेके आएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हो, आपकी आवश्यकताएं कुछ और हो गई, आपकी नीड्स कुछ और हो गई, है ना। तो समय के साथ साथ जैसे आपकी आवश्यकताएं, आपकी ज़रूरतों में परिवर्तन आया है, उसी प्रकार से समय के साथ साथ भारत की जनता के हित में परिवर्तन आया है, भारत के हित में परिवर्तन आया है, लोगों की इच्छाओं में परिवर्तन आया है। इसीलिए संविधान में इतने संशोधन किए गए हैं। हमारा संविधान द्वितीय महायुद्ध के बाद बना था। हम सभी जानते हैं कि दूसरा जो विश्व युद्ध का समय था वो 1939 से 1945 के बीच था, और 1945 से 1991 के जो बीच का जो समय था वो कोल्ड वॉर, शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। उस समय की स्थिति में यह सुचारू रूप से काम कर रहा था, पर जब स्थिति में बदलाव आता गया तो संविधान को सजीव यंत्र के रूप में बनाए रखने के लिए संशोधन किया गया। यहाँ पे सिंपल सा वही बात बताई गई है कि जब संविधान का निर्माण किया गया था, जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान बन के तैयार होके इम्प्लीमेंट हुआ था, उस टाइम की हमारी आवश्यकता कुछ और थी, क्योंकि उस समय पूरे वर्ल्ड के ऊपर 2 ही विचारधारा थी, पूंजीवादी विचारधारा और मार्क्सवादी विचारधारा। अब जो समय है वो एक तकनीक का समय है। आजकल वो एक विचारधारा समाप्त हो गई है। तो भारतीय लोगों के हित में परिवर्तन आया है, लोगों की आवश्यकताओं में परिवर्तन आया है, लोगों के विचारों में परिवर्तन आया है। इन्हीं परिवर्तन के द्वारा हमें अपने संविधान में संशोधन की आवश्यकता हुई। अब हम आगे चलते हैं। इसीलिए अब तक 100 से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं। अब हम आपके सामने ये लिखा आ रहा है कि संविधान में दिए गए संशोधन को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक है प्रशासनिक संशोधन, दूसरा संविधान की व्याख्या से संबंधित संशोधन, तीसरा राजनीतिक एवं आम सहमति से उत्पन्न संशोधन। प्रशासनिक संशोधन में आ जाएगी जैसे जो प्रशासनिक के जो कार्य होते हैं, जो कार्यपालिका के कार्य हैं, उससे
संबंधित संशोधन। फिर है संविधान की व्याख्या से संबंधित कि संविधान में कोई जैसे नया शब्द जोड़ना है या कोई शब्द हटाना है या उससे संबंधित संशोधन। या राजनीतिक आम सहमति कि भाई जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का ना हो कि 6 वर्ष कर दिया जाए या फिर 4 वर्ष कर दिया जाए, तो ये होगा राजनीतिक आम सहमति से उत्पन्न संशोधन। अब हम बात करते हैं कुछ संविधान में, भारतीय संविधान में कुछ ऐसे संशोधन हुए हैं कि जिस पे वाद विवाद काफ़ी हद तक हुआ है। कुछ ऐसे विवादास्पद संशोधन भी हमें देखने को मिले हैं। जैसे आपके सामने है वो संशोधन जिसके कारण विवाद हुआ, जैसे संशोधन 38वां, 39वां और 42वां। कुछ ऐसे विवादास्पद संशोधन माने जाते हैं क्योंकि ये संशोधन उस टाइम पे संशोधन किए गए जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और देश में आपातकाल की स्थिति को लागू किया गया था। तो जब आपातकाल की स्थिति थी, ज़्यादातर जो एमपी थे, जो विपक्ष के नेता थे, वो तो जेल में थे। तो भाई सत्ताधारी पार्टी ने क्या करा था, अपने एमपीओ के साथ जो भी जिस प्रकार का भी वो संविधान में चेंज करना चाहते थे उन्होंने आसानी से कर लिया, क्योंकि विपक्ष के जो ज़्यादातर नेता थे उस टाइम पे जेल में बंद हुए थे। ये बात हो रही है इमरजेंसी के काल, मतलब समय की 1975 के आसपास की। ये आपातकाल में हुए संशोधन इस श्रेणी में आते हैं। विपक्ष संसद जेलों में थे और सरकार को असीमित अधिकार मिल गए थे। अब हम बात करते हैं संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत। संविधान की मूल संरचना में होता क्या है, इसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायपालिका के एक न्यायाधीश जिसका नाम है केशव नंद भारती मामले से की जाती है, जो कि 1973 में था। इस मामले में यह बताया गया था कि भाई भारतीय संविधान की मूल संरचना क्या है। मूल संरचना की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान की जो मुख्य प्रियम्बल होती है ना, वही मूल संरचना होती है। फिर भी हम यहाँ बात करते हैं कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति की सीमा निर्धारित हुई है। तो केशव नंद भारती मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो उस मामले में न्यायपालिका ने ये बताया कि संविधान में संशोधन करने की शक्तियाँ की सीमा निर्धारित की गई है कि अब संविधान में संशोधन तब उसी हद तक किया जा सकता है जिस हद तक माना जाए, अर्थात संसद संविधान में संशोधन करने का पूरा हक है, लेकिन संसद संविधान की मूल आत्मा या मूल जो उनके विचार हैं उससे छेड़खानी नहीं कर सकती। यह संविधान के विभिन्न भागों के संशोधन की अनुमति देती है, पर सीमाओं के अंदर रहते हुए। थर्ड पॉइंट है, संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करने वाली किसी संशोधन के बारे में न्यायपालिका का फैसला अंतिम होगा। इस पॉइंट में ये बताया कि अगर मान लो संसद कोई भी संशोधन कर देती है और अगर न्यायपालिका को लगता है कि ये जो संशोधन किया गया है संसद के द्वारा, ये संशोधन संविधान के सदस्यों, मतलब जो भारत में संसद के सदस्यों ने इस प्रकार से संशोधन किया है कि भारतीय संविधान की जो मूल आत्मा है उसके साथ छेड़खानी हुई है, तो अंतिम निर्णय न्यायपालिका का ही होगा। अब यहाँ पे बात की गई है कि संविधान एक जीवित दस्तावेज कैसे हैं। जैसे कि मैं अभी आपको ऊपर बता चुका हूं कि भारतीय संविधान एक जीवित संविधान है, क्योंकि समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन किए जा चुके हैं और अब तक कम से कम 100 से ज़्यादा संशोधन होते हैं। यहाँ पे संशोधन का अर्थ ही परिवर्तन होता है। संविधान एक गतिशील दस्तावेज है। भारतीय संविधान का अस्तित्व 67 वर्षों से हैं। इस बीच यहाँ अनेक तनावों से गुजरा है। भारत में उतने परिवर्तन के बाद भी संविधान अपनी गतिशीलता और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य के साथ कार्य कर रहा है। यहाँ पे वही बात बोली हुई है कि आज भारत को आज़ाद हुए लगभग 75 साल हो चुके हैं और इन 75 सालों में भारतीय संविधान ने काफ़ी बार संशोधन किया है। भारतीय संविधान में काफ़ी बार संशोधन किया है जो कि जनता की इच्छाओं के द्वारा हुआ है। परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तनशील रहकर नई चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए भारत का संविधान खरा उतरा है। यही उसकी जीवंतता का प्रतीक है। तो यहाँ पे इन शॉर्ट वही बताया गया है कि भारतीय संविधान एक जीवित दस्तावेज इसलिए है क्योंकि समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन किया गया है। वो परिवर्तन क्यों किया गया? क्योंकि भाई लोगों की इच्छाओं में परिवर्तन हो रहा है, भारतीय जो समाज है उसके हित में परिवर्तन हो रहा है। आपने देखा होगा कि भाई
91 से पहले भारत और अमेरिका के जो संबंध थे वो काफ़ी थोड़े बहुत ख़राब थे। आज के टाइम में वो संबंध अच्छे हो रहे हैं। उस टाइम में जिस मुल्क के साथ संबंध अच्छे थे, आज के टाइम में उस मुल्क के साथ संबंध खराब हो रहे हैं। तो यहाँ पे भारत के जो हित हैं, भारत के समाज के जो हित हैं, उन हित को मद्देनज़र रखते हुए सरकार संविधान में संशोधन करती है, जो कि लोगों की इच्छाओं के ऊपर निर्भर होता है। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको ये मोटा ये चैप्टर थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप कमेंट करके बताइए, या हमारे जो टेलीग्राम लिंक है आप उस पर भी पूछ सकते हैं। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत सारी हमने राजनीतिक विज्ञान के ऊपर, पॉलिटिकल साइंस के ऊपर हमने काफ़ी शॉर्ट्स डाली हुई हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप अगर चाहो तो उनको भी देख सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज उससे भी मिलेगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी ही और वीडियो हम आपके लिए लेते आएंगे। और अब आपके लिए 11th 12th की पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साथ ही साथ ग्रेजुएशन की भी वीडियो हम समय समय पर लेते आएंगे। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।